Welcome. Today we will cover the topic the idea of political liberal versus conservative. This topic is from political science major subject for BA first semester NEP 2020. This is the fourth topic of the unit first of the syllabus. इस वीडियो में हम देखेंगे आइडिया ऑफ पॉलिटिकल का मीनिंग क्या है, पॉलिटिकल टर्म क्या है, ब्रॉडरली देखेंगे लिबरलिज्म क्या है, कंजर्वेटिज्म क्या है, फिर हम डिफरेंशिएट भी करेंगे लिबरलिज्म वर्सेस कंजर्वेटिज्म। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल। The idea of the political is about how people live together, make decisions, and deal with differences in a group or society. It is not just about governments or elections, it is about power, conflict, and how we decide what is fair and what rules we follow. It is a basic way we figure out how to share space, resources, and ideas, and how we solve problems when people don't agree. It is about what brings people together and what sets them apart. पॉलिटिकल का आइडिया या पॉलिटिकल टर्म, पॉलिटिकल का मतलब यह है कि लोग एक साथ कैसे रहते हैं या लोग जो डिसीजन लेते हैं वो कैसे लेते हैं और जो डिफरेंसेस होती है ग्रुप में या सोसाइटी में उससे कैसे डील करती है, उससे कैसे निपटती है। पॉलिटिकल सिर्फ गवर्नमेंट इलेक्शंस के बारे में नहीं है बल्कि ये हमें दिखाता है कि सोसाइटी में पावर एक्सरसाइज कैसे होता है, मतलब पावर के बारे में हमें नॉलेज देता है कि पावर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, या हमें ये दिखाता है कि हम कैसे डिसाइड करें कि सही क्या है, गलत क्या है, और हम कौन से रूल्स फॉलो करें, हम कौन से लॉज फॉलो करें। इस सब को पॉलिटिक्स कहा जाता है। पॉलिटिक्स बुनियादी रास्ता है कि हम कैसे ये जाने कि हमें किसके साथ स्पेस शेयर करनी है, अपनी जो जगह होती है हमें वो कैसे शेयर करनी है, या जो रिसोर्सेज है वो हमें कैसे शेयर करने हैं, और अपने आइडियाज, अपने थॉट जो एक इंसान के पास होते हैं वो कैसे शेयर करने हैं। पॉलिटिकल ही रास्ता है हम ये सब कैसे जाने और हम कैसे सोल्यूशन निकाले प्रॉब्लम्स का जब लोग आपसे डिसएग्रीमेंट करे। मीन जब किसी बात पर लोग आपसे डिसएग्रीमेंट करे उस सिचुएशन में हम कैसे प्रॉब्लम से निपटे, उस सिचुएशन में हम कैसे डील करें, वो भी हमें पॉलिटिक्स ही सिखाता है। पॉलिटिक्स इस बारे में है कि लोगों को क्या चीज़ एक साथ रखती है और लोगों को क्या चीज़ अलग अलग करती है। इन शॉर्ट जो हमने दिमाग में रखा है, पॉलिटिक्स सिर्फ इलेक्शंस, गवर्नमेंट, वोटिंग या रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में है। सिर्फ पॉलिटिक्स इतना ही नहीं है बल्कि पॉलिटिक्स इस बारे में है कि हम एक साथ कैसे रहे सोसाइटी में या ग्रुप में, डिफरेंसेस के बावजूद कैसे हम एक साथ रहे। पॉलिटिक्स हमें ये भी सिखाती है कि पावर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, और हमें कौन से रूल फॉलो करने चाहिए या हम कौन से रूल्स फॉलो कर रहे हैं। पॉलिटिक्स एक बुनियादी रास्ता है हम कैसे जाने हमें किसके साथ अपनी स्पेस शेयर करनी है, या रिसोर्सेज किसके साथ शेयर करने हैं, या आइडियाज किसके साथ शेयर करने हैं, और जो लोगों के बीच डिसएग्रीमेंट्स होते हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है। पॉलिटिकल ही रास्ता है हम ये सब कैसे जाने। लिबरलिज्म कोर वैल्यूज एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। लिबरलिज्म के क्या कोर वैल्यूज है और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है लिबरलिज्म का। Liberalism arose in response to the rigid structure of monarchy, feudalism and religious dogma in pre-modern societies, emerging prominently during the Enlightenment in the 17th and 18th centuries. It emphasized individual freedom, equality and rational governance. लिबरलिज्म इमर्ज हुआ है जो रिजिड स्ट्रक्चर था मोनार्की का या फ्यूडलिज्म का, या जो प्री मॉडर्न सोसाइटी में रिलीजियस डोगमा था। मीन जो मोनार्की थी या फ्यूडलिज्म था, मोनार्की में क्या होता था, उसमें किंग रूल करते थे, किंगशिप थी, उसमें ख़ानदानी राज होता था। मीन पहले उसके फोर फादर्स ये रूल करते आ रहे, फिर उसका सन होता था, फिर उसका सन, ऐसे ही ये ख़ानदानी रूल करते थे। और फ्यूडलिज्म में था कि एक लैंड फ्यूडल लॉर्ड्स के पास होता था, फिर वही लैंड वो पीजेंट्स को कल्टीवेशन के लिए देते थे और पीजेंट्स उस पर मेहनत करते थे।
लेकिन उसका मेजर जो उसका फ़ायदा होता था, जो लैंड के कल्टीवेशन के क्रॉप्स निकलते थे, वो पीजेंट्स को उतने नहीं मिल रहे थे। और जो रिलीजियस डोगमा था, मीनस चर्च था, वही फेथ या वही रिलीजियस डिसाइड करता था एक इंडिविजुअल का। तो जो ये प्रॉब्लम थी प्री मॉडर्न सोसाइटी में, यही इसी की वजह से लिबरलिज्म का इमर्ज हुआ इन एनलाइटमेंट ईरा। एनलाइटमेंट ईरा हम कहते हैं 17th एंड 18th सेंचुरी को। लिबरलिज्म जोर देता है इंडिविजुअल फ्रीडम पर, इक्वालिटी पर एंड रेशनल गवर्नेंस पर। कोर वैल्यूज ऑफ लिबरलिज्म। अब हम देखेंगे डीपली कोर वैल्यूज ऑफ लिबरलिज्म क्या है। इंडिविजुअल्स फ्रीडम। द इंडिविजुअल इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ सोसाइटी and their rights including life, liberty and property should be protected from external interference including from the state। जो पहला कोर वैल्यू है लिबरलिज्म का, वो है इंडिविजुअल फ्रीडम। ये कहते हैं कि जो इंडिविजुअल है वही प्राइमरी यूनिट है सोसाइटी का, यानी कि जो सोसाइटी बनी है वो इंडिविजुअल से ही बनी है। और जो इंडिविजुअल्स के राइट्स है, राइट टू लाइफ है, लिबर्टी है या प्रॉपर्टी है, ये राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से। जो आउटसाइड बॉर्डर्स कोई कंट्री या दूसरा कोई स्टेट हमला करता है या वार करता है, तो एक्सटर्नल बॉर्डर थ्रेट से ये राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए। और जो स्टेट खुद कभी कभी वायलेट करती है, बल्कि स्टेट को इन राइट्स को प्रोटेक्शन देनी चाहिए और खुद भी इन राइट्स को वायलेट नहीं करना चाहिए। दूसरा है इक्वालिटी। एडवोकेट्स फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स, ensuring that no one is discriminated against due to birth, religion, gender और social class। जो दूसरा कोर वैल्यू है लिबरलिज्म का, वो है इक्वालिटी। ये कहते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी हर एक शहरी को मिलनी चाहिए। जो एक कंट्री का सिटीज़न होता है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो जॉब्स हो या चाहे वो रिसोर्सेज के बेस पर हो, चाहे वो कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, वो इक्वली होनी चाहिए हर एक सिटीज़न के लिए। किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए बर्थ के बेसिस पर या रिलीजियस के बेसिस पर या जेंडर के बेसिस पर या सोशल क्लास के बेसिस पर। मीनस जो कोई भी रिलीजन हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या क्रिश्चियन हो या कोई भी रिलीजन हो, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रिलीजियस के बेस पर। या कोई भी जेंडर, चाहे मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो या कोई और भी जेंडर, जो आजकल बहुत सारे जेंडर्स हमें देखते हैं, चाहे कोई भी जेंडर हो, उसको डिस्क्रिमिनेशन उस बेस पर नहीं होनी चाहिए। या जो अलग अलग सोशल क्लास होते हैं सोसाइटी में, उसके बेस पर भी इंडिविजुअल को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए। अगर हम हिंदू सोसाइटी की बात करें या हिंदुज़म में बात करें, वहाँ पर होते हैं ब्राह्मण होते हैं या दलितस होते हैं, वैश्यास होते हैं, शूद्रास होते हैं। दलितस वहाँ पर बहुत ही लो कास्ट के माने जाते हैं और ब्राह्मण बहुत ही हाई कास्ट के लोग माने जाते हैं। ये कहते हैं कि जो ये सोशल क्लास है, जो ये समाज में बंटवारा है, ये इस क्लास के यानी कि जो अलग अलग क्लासेस है, इस क्लास के बेस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। थर्ड इज डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। एम्पैथसाइजेस डेमोक्रेसी वेयर द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफन थ्रू इलेक्शंस एंड पावर इज डिराइव्ड फ्रॉम कंसेंट ऑफ द गवर्नड। जो थर्ड कोर प्रिंसिपल है लिबरलिज्म का, वो है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। ये तरजीह देते हैं, ये इम्पोर्टेंस देते हैं डेमोक्रेसी को। मीनस जो लिबरल्स है वो चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, जहाँ पर गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो, जहाँ पर गवर्नमेंट को जवाब देना होता है अपने सिटीजन्स को, अपने लोगों को। ऑफन थ्रू इलेक्शंस, यानी कि जो इलेक्शंस होते हैं या वोटिंग होती है जिसके ज़रिए पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, तो ये एक अकाउंटेबल फॉर्म है, यानी कि डेमोक्रेसी को ये अकाउंटेबल फॉर्म मानते हैं, जहाँ पर पावर लोगों के कंसेंट के हिसाब से डिराइव होता है, यानी कि जो पावर होता है वो लोग ही डिसाइड करते हैं थ्रू इलेक्शंस, थ्रू वोटिंग। फोर्थ, प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म। believes that society can be improved through reason, education and scientific advances aiming for progressive social and economic reforms।
जो लिबरलिस्ट्स है वो प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स को सपोर्ट करते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि चेंज। लिबरलिस्ट यकीन रखते हैं कि सोसाइटी में बेहतरी आएगी रीजनस के ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए एंड साइंटिफिक एडवांसेस के ज़रिए। मीन्स रीजनस में ये कहते हैं कि हमें क्रिटिकल थिंकिंग पे ध्यान देना चाहिए, हमें लॉजिक्स पे ध्यान देना चाहिए और हमें रेशनलिटी पे ध्यान देना चाहिए। हमें डिसीजंस को दिमाग से लेना चाहिए, यानी कि हमें रीजनस का यूज़ करना चाहिए। लिबरलिस्ट्स कहते हैं हमें एक इंडिविजुअल को एजुकेशन देनी चाहिए जिसकी वजह से उसको डेवलपमेंट होगी या उसकी प्रोग्रेस होगी। लिबरलिस्ट्स कहते हैं हमें साइंटिफिक एडवांसेस पर ज़्यादा काम करना चाहिए, हमें टेक्नोलॉजीज और डेवलपमेंट पे ज़्यादा काम करना चाहिए, जैसे कि एआई है या अदर साइंटिफिक रिसर्चेज है। इससे क्या होगा, इससे इंडिविजुअल की लाइफ में डेवलपमेंट होगा, इंडिविजुअल की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी और ह्यूमन फ्रीडम ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। लिबरलिस्ट्स का एम होता है प्रोग्रेसिव सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, यानी कि ये चाहते हैं जो भी चेंजेस सोसाइटी में आती है या इकोनॉमिक सेक्टर में आती है, ये चाहते हैं कि इस रिफॉर्म के साथ साथ, इन चेंजों के साथ साथ डेवलपमेंट भी आए, प्रॉस्पेरिटी आए और दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट आए। इसी को ये प्रोग्रेसिव चेंज या प्रोग्रेसिव रिफॉर्म कहते हैं। अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ लिबरलिज्म। पहले भी हमने देखा कि लिबरलिज्म का हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या था, वो हमने ब्रीफली देखा। अब हम यहाँ पर अच्छे से देखते हैं इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है। Liberalism is often seen as a reaction to the feudal and hierarchical structure of the pre-Enlightenment era. The Glorious Revolution of 1688 in England and the French Revolution of 1789 were key moments in the history of liberalism, promoting the idea of liberty, equality, and fraternity. Enlightenment thinkers like John Locke and Voltaire challenges the authority of monarchy and the church, calling for the protection of individual rights and freedoms. लिबरलिज्म को देखा जाता है अपोजिट रिएक्शन फ्यूडलिज्म एंड हायरार्की जो थी प्री एनलाइटमेंट ईरा में, उसी के रिएक्शन माना जाता है लिबरलिज्म को, यानी कि लिबरलिज्म इसी के अगेंस्ट इमर्ज हुई है फ्यूडलिज्म एंड हायरार्की स्ट्रक्चर ऑफ प्री मॉडर्न ईरा के वजह से। फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था, उसमें फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे वो ही सबसे ज़्यादा ओन करते थे लैंड को, यानी कि वो लार्ज पार्ट्स ऑफ लैंड ओन करते थे। फिर वो पीजेंट्स को देते थे कल्टीवेशन के लिए वो लैंड्स, और पीजेंट्स उस पर कल्टीवेशन करते थे। जो क्रॉप्स निकलती थी उसमें कुछ थोड़ा सा हिस्सा पीजेंट्स को दिया जाता था, लेकिन मेजरली जो पार्ट रहता था वो फ्यूडलिज्म के पास ही रहता था, यानी कि वो फ्यूडल लॉर्ड्स अपने पास वो क्रॉप ले जाते थे। और जो टैक्सेशन थी, टैक्सेशन भी उन्हीं पीजेंट्स को देना पड़ता था। फ्यूडलिज्म में जिनके पास लैंड्स थे वो टैक्सेशन नहीं देते थे, बल्कि पीजेंट्स ही टैक्सेशन देते थे। हायरार्किकल स्ट्रक्चर में सबसे पहले था मोनार्की, किंग या क्वीन वही सब कुछ कंट्रोल करती थी, चाहे मिलिट्री हो या टैक्सेशन हो या बाकी जो स्टेट अदर एक्टिविटीज़ या फंक्शंस होती थी वो भी वही कंट्रोल करती थी, किंग या क्वीन ही कंट्रोल करती थी। दूसरा था क्लर्जी यानी कि चर्च, वही एक इंडिविजुअल का फेथ या रिलीजन डिसाइड करते थे और वो लार्ज पार्ट्स ऑफ लैंड ओन करते थे, उनके पास सबसे ज़्यादा लैंड होता था। तीसरे नंबर पर थे नोबेलिटी, जो यही फ्यूडल लॉर्ड्स थे जिनके पास ज़मीन था, जिनके पास लैंड था। जो नोबेलिटी थी मीन्स फ्यूडल लॉर्ड्स थे, वो मिलिट्री सपोर्ट भी देते थे किंग को, और वो पीजेंट्स को कंट्रोल करते थे अपनी लैंड में कल्टीवेशन करने के लिए। फोर्थ नंबर पर थे मर्चेंट्स, या हम कह सकते हैं इमर्जिंग मिडिल क्लास। उनके पास क्या था, वो ट्रेड करते थे, उनके पास मार्केट का एक्सेस रहता था या ट्रेड रूट जो होते थे उनको उन पे उनका दबदबा रहता था। फिफ्थ थे पीजेंट्स या फार्मर, उनको काम दिया जाता था, चाहे मोनार्की हो, चर्च हो या फ्यूडल लॉर्ड्स हो। जो भी ये नोबेलिटी थे जो लार्ज पार्ट्स ऑफ लैंड ओन करते थे, जिनके पास लार्ज पार्ट्स ऑफ लैंड थे, वो इन्हीं लैंड्स में कल्टीवेशन करते थे, इन्हीं लैंड्स में काम करते थे। बदले में वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे, यानी कि प्रोटेक्शन देते थे। जो पीजेंट्स थे उनकी लाइफ फिर भी उतनी अच्छी नहीं थी, बल्कि उनको ही टैक्सेशन देना पड़ता था,
उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं थी, अपना लैंड नहीं था, फिर भी वो टैक्सेशन देते थे, और जो नोबेलिटीज थी वो टैक्सेशन नहीं दे रहे थे। जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है, ये की मूवमेंट्स थी लिबरलिज्म की हिस्ट्री में। यानी कि जो ये दो रेवोल्यूशंस है, इन्होंने फ्यूल की तरह काम किया लिबरलिज्म को इमर्ज होने में। ग्लोरियस रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन की मदद से आइडिया प्रमोट हुए हैं लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का, जो लिबरलिज्म के कोर प्रिंसिपल्स भी है। लिबर्टी हम कहते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम को, इक्वलिटी हम कहते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सब इंडिविजुअल्स को, और जो फर्टर्निटी है, ब्रदरहुड या सॉलिडरिटी यानी भाईचारा हम कहते हैं। एनलाइटमेंट थिंकर्स जॉन लॉक या वोल्चर जो थे, वो चैलेंज करते थे अथॉरिटी ऑफ मोनार्की एंड चर्च को, यानी कि जो मोनार्की थी वो हेरिडिटरी थी और उसमें सब कुछ बादशाह कंट्रोल करता था, बादशाह अपने हिसाब से रूल करता था, चर्च डिसाइड करता था रिलीजन या फेथ एक इंडिविजुअल का। इसी सिस्टम को चैलेंज करते थे एनलाइटमेंट थिंकर्स जॉन लॉक या वोल्चर। एनलाइटमेंट हम कहते हैं 17th एंड 18th सेंचुरी को, और ये कॉलिंग करते थे, यानी कि ये कहते थे कि प्रोटेक्शन होनी चाहिए इंडिविजुअल राइट्स और इंडिविजुअल फ्रीडम की। अब हम देखते हैं की थिंकर्स एंड आइडियाज़। जो लिबरलिज्म के की थिंकर्स है, उनके आइडियाज़ और वो थिंकर्स क्या कौन कौन से हैं। जॉन लॉक 1632-1704। Locke is considered the father of classical liberalism. He argued that individuals have natural rights to life, liberty, and property, and that governments are created through a social contract to protect these rights. He also advocated for limited government. जॉन लॉक जो है, इसे कंसिडर किया जाता है, इसे माना जाता है फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। ये आर्ग्यू करते हैं कि जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल को नेचुरल राइट्स होते हैं। नेचुरल राइट्स में हमें कहते हैं कि 3 राइट्स होते हैं। राइट टू लाइफ होता है, राइट टू लिबर्टी होता है, एंड राइट टू प्रॉपर्टी होता है। जॉन लॉक कहते हैं ये जो गवर्नमेंट है, ये एक क्रिएशन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। मीन्स की जो गवर्नमेंट बनी है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए से बनी है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये कहते हैं कि इंडिविजुअल्स के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पॉलिटिकल अरेंजमेंट के लिए। जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पॉलिटिकल अरेंजमेंट के लिए, ये सबकी अच्छाई के लिए हुआ है और सबके फ़ायदे के लिए हुआ है। ये कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल्स ने खुद किया है। तो ये क्या था कि जो ये गवर्नमेंट बनी है इस कॉन्ट्रैक्ट से, इस गवर्नमेंट का काम है कि जो ये राइट्स है, नेचुरल राइट्स गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने हैं। और ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट का रोल है इंडिविजुअल की लाइफ में, वो लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट लिमिटेड होनी चाहिए। गवर्नमेंट को बस ये राइट्स प्रिवेंट करने हैं, ये राइट्स प्रोटेक्ट करने हैं, बाकी गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट लिमिटेड होनी चाहिए। सेकंड वन इज़ J.S. Mill, John Stuart Mill, 1806 to 1873. Mill expanded liberal thought, particularly with his work on individual's liberty. In On Liberty, 1859, Mill argued that individuals should have the freedom to act as they wish, unless their actions harm others. J.S. Mill एक्सपेंड करते हैं लिबर्टी थॉट को, यानी कि ये बढ़ावा देते हैं लिबर्टी थॉट को। J.S. मिल की बुक है ऑन लिबर्टी, जो इसने दी है 1859 में। पर्टिकुलरली इंडिविजुअल लिबर्टी की बात की इस बुक में। मिल आर्ग्यू करते हैं कि इंडिविजुअल को एक्शंस करे, जो जैसे उसको अपनी लाइफ पसंद है वो अपनी लाइफ गुजारे, लेकिन ये कहते हैं कि उसके एक्शंस, जो एक इंडिविजुअल के एक्शंस होते हैं, वो दूसरे इंडिविजुअल को हार्म नहीं करने चाहिए। Immanuel Kant, 1724-1804. Kant's influence on liberalism can be seen in his emphasis on moral autonomy. He argued that individuals must be free to determine their actions based on reasons and the moral laws. Kant also advocated for the idea of perpetual peace and believed that democratic states by their nature are less likely to engage in war. इमैनुअल कांट का इन्फ्लुएंस जो लिबरलिज्म पर रहा है, वो मॉरल ऑटोनॉमी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। कांट कहते हैं कि ऐसा नहीं है सिर्फ ये हम कहेंगे कि
एक इंडिविजुअल को फ्रीडम है, बल्कि ये कहता कि वो इंडिविजुअल उस फ्रीडम को फील भी करना चाहिए। कांट कहते हैं एक इंडिविजुअल फ्री होना चाहिए अपने एक्शंस चूज करने में, यानी कि अपना काम चूज करने में, लेकिन जो इसके एक्शंस होंगे वो रीजनस एंड मोरल लॉज पर बेस्ड होंगे, यानी कि वो यूज करेगा फैक्ट्स को, यूज करेगा अपने दिमाग को, यूज करेगा लॉजिक को यूज करेगा, कोई भी एक्शन करने में वो रीजनस का यूज करेगा। और मोरल लॉज यानी कि एक इंडिविजुअल को अपनी जगह एक एहसास होना चाहिए, वो जो भी काम करेगा वो क्या ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है, वो एक एहसास होना चाहिए इंडिविजुअल को। कांट आइडिया देते हैं परपेचुअल पीस का, जिसमें ये कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स है या डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वो कम ही एंगेज होती है वार में, और ये इसी परपेचुअल पीस में आइडिया देते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, रिपब्लिक गवर्नमेंट या फ्री ट्रेड का। ये था लिबरलिज्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट्स में दीजिए। कंजर्वेटिज्म, कोर वैल्यूज एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि कंजर्वेटिज्म क्या है, इसकी कोर वैल्यूज क्या है और इसकी हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है। कंजर्वेटिज्म अरोज एज ए रिएक्शन टू द रेडिकल चेंजेस ऑफ द एनलाइटमेंट एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। It stresses the importance of traditions, social stability, and established institutions. कंजर्वेटिज्म इमर्ज हुआ है, राइज हुआ है अगेंस्ट द चेंजेस, जो चेंजेस हुई है एनलाइटमेंट या फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से, इसकी अपोजिट या इसी की रिएक्शन में ये कंजर्वेटिज्म इमर्ज हुआ है। जो रेडिकल चेंजेस फ्रेंच रेवोल्यूशन या एनलाइटमेंट की वजह से आई है, इसी के रिएक्शन में कंजर्वेटिज्म इमर्ज हुआ, और ये रेडिकल चेंजेस को अपोज करते हैं, ये चाहते हैं कि ग्रेजुअली चेंजेस हो। कंजर्वेटिज्म इम्पोर्टेंस देता है जो ट्रेडिशंस है या सोशल स्टेबिलिटी है, एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस है, जो पहले से ही इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी में है। इंस्टीट्यूशंस में ये कहते हैं कि फैमिली है, चर्च है या मोनार्की है, और जो ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं एक कम्युनिटी के या सोशल स्टेबिलिटी को ये ज़्यादा तरजीह देते हैं। अब हम देखते हैं कोर वैल्यूज ऑफ कंजर्वेटिज्म। ट्रेडिशन एंड कंटिन्यूटी। कंजर्वेटिव्स बिलीव इन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशंस, कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूट्स दैट प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड मीनिंग टू सोसाइटी। कंजर्वेटिव्स ट्रेडिशंस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। कंजर्वेटिव्स यकीन रखते हैं जो अहमियत है महफूज रखने की ट्रेडिशंस को, जो ट्रेडिशंस एक कम्युनिटी बहुत पहले से यानी कि बहुत समय से फॉलो कर रही है। ट्रेडिशंस कल्चरल प्रैक्टिसेस को, जो एक कम्युनिटी कल्चरल प्रैक्टिसेस परफॉर्म कर रही है, और जो इंस्टीट्यूशंस है, इंस्टीट्यूशंस में ये कहते हैं फैमिली है, मोनार्की है और चर्च है। कंजर्वेटिव यकीन रखते हैं कि अहमियत क्या है महफूज रखने की, जो लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशंस होते हैं एक कम्युनिटी के या कम्युनिटी के कल्चरल प्रैक्टिसेस होती है, और जो कम्युनिटीज़ में इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी क्या अहमियत है। ये फराहम करते हैं स्टेबिलिटी, यानी कि प्रोवाइड करते हैं स्टेबिलिटी, समाज में स्टेबिलिटी आती है, सोसाइटी में स्टेबिलिटी आती है, और ये सोसाइटी को मीनिंगफुल बनाती है, ये सोसाइटी को मतलब देते हैं ट्रेडिशंस, कल्चरल प्रैक्टिसेस और institutions. Second one is hierarchy and order. Society is seen as naturally hierarchy with roles and duties for individuals that preserve order and the well-being of the community. जो दूसरा कोर वैल्यू है कंजर्वेटिज्म का, कंजर्वेटिव सोसाइटी को देखते हैं नेचुरली हायरार्की, यानी कि ये कहते हैं कि जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो कुदरती तौर पर हायरार्किकल है। हायरार्की हम कहते हैं जो एक सोसाइटी में इंडिविजुअल्स की पोजीशन होती है, मीन्स कोई चर्च की पोजीशन होती है या कोई और अथॉरिटी होती है या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स होते हैं या फार्मर्स होते हैं, पीजेंट्स होते हैं, जो सोसाइटी में अलग अलग पोजीशंस होती हैं इंडिविजुअल्स को, वैसे ही वो पावर होल्ड करते हैं। जितनी ज़्यादा हायरार्की होगी, जितनी ज़्यादा हायर पोजीशन किसी ऑफिशियल की होगी, किसी इंडिविजुअल की जितनी ज़्यादा हायर पोजीशन होगी, उसी तरीके से वो सोसाइटी में पावर होल्ड करता है।
कम्युनिटेरियंस का कहना है जो हायरार्की की वजह से रोल्स एंड ड्यूटीज बनती है इंडिविजुअल्स के लिए, चाहे किसी के लिए जॉब हो या कोई फार्मिंग करता हो या कोई पीजेंट हो, चाहे कोई और रिलीजियस लीडर हो या चाहे कोई और काम करता हो, जो ये सारे रोल्स एंड ड्यूटीज इंडिविजुअल्स के लिए बनते हैं हायरार्की की वजह से। इससे सोसाइटी में ऑर्डर प्रिजर्व रहता है, यानी कि इसमें ऑर्डर मेंटेन रहता है एक सोसाइटी में, और इसी से एक बेटरमेंट ऑफ कम्युनिटी होता है, एक समाज में इसी से बेहतरी होती है। Third is skepticism towards change. Conservatives are generally cautious about rapid social and political change, fearing the loss of social cohesion and the destabilizing effect of untested innovations. कंजर्वेटिव्स वरीड रहते हैं, कंजर्वेटिव्स को फियर रहता है या कंजर्वेटिव्स कॉशियस रहते हैं कि रैपिड चेंज नहीं होनी चाहिए सोशल या पॉलिटिकल ऑर्डर में। जो सोशल या पॉलिटिकल चेंजेस सोसाइटी में होती है वो रैपिडली नहीं होनी चाहिए, इसका डर रहता है कंजर्वेटिव्स को, और ये हमेशा से डरते हैं कि इससे सोशल कोहेशन लूज़ होता है, सोशल स्ट्रेंथ लूज़ होती है या सोशल बॉन्डिंग लूज़ होती है। कंजर्वेटिव्स कहते हैं जो अनटेस्टेड इनोवेशंस होती है, अनटेस्टेड इनोवेशंस हम कहते हैं जो कुछ नए ऑर्डर या नई पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की जाती है सोसाइटी में, इससे सोसाइटी में इफ़ेक्ट होता है, इससे सोसाइटी में डिस्टेबलाइजेशन होती है। फोर्थ इज़ respect for authority. Conservatism often emphasizes the importance of strong institutions, including the family, church, and state, to maintain order and social stability. कंजर्वेटिव्स रेस्पेक्ट करते हैं अथॉरिटी को, जो अथॉरिटी एक सोसाइटी में होती है उसके लिए रेस्पेक्ट करते हैं। कंजर्वेटिव्स इंपॉर्टेंस देते हैं स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस को, जो इंस्टीट्यूशंस में आते हैं फैमिली आती है या चर्च आता है या स्टेट आता है, मीन्स गवर्नमेंट आता है। ये कहते हैं कि जो अगर ये इंस्टीट्यूशंस स्ट्रॉन्ग हो गए तो इससे क्या होगा, इससे मेंटेन होगा सोशल स्टेबिलिटी, यानी कि सोशल समाज में स्टेबिलिटी इसी से आएगी जब इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांग हो गए। तो ये रिस्पेक्ट करते हैं अथॉरिटीज़ को। कंजर्वेटिव्स कहते हैं फैमिली, चर्च या स्टेट बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है कि सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने में और समाज में स्टेबिलिटी मेंटेन करने में। हम सोशल स्टेबिलिटी कहते हैं कि एक सोसाइटी में रेस्ट होता है, यानी कि सोसाइटी में पीस रहता है। कंजर्वेटिज्म की थिंकर्स एंड आइडियाज़। कंजर्वेटिज्म के की थिंकर्स कौन से हैं और उनके आइडियाज़ क्या है। एडमंड बर्ग 1729 to 1797. Berg is a father of modern conservatism. He criticizes the French Revolution in his famous work Reflections on the Revolution in France 1719, where he argued that rapid radical changes destabilizes societies. Instead, he promoted gradual reforms and respect for wisdom embedded in traditions. He believed in the importance of communities and the role of institutions such as family, church, and monarchy in maintaining order. एडमंड बर्ग को फादर ऑफ मॉडर्न कंजर्वेटिव कंसिडर किया जाता है और ये क्रिटिसाइज़ करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन को, जो इसकी फेमस वर्क है या फेमस बुक है, उसमें ये फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज़ करते हैं। जो इसकी बुक है रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस 1719, जो इसकी ये बुक है इसमें क्रिटिसाइज़ करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन को। जो ये आर्ग्यू इस बुक में ये आर्ग्यू करते हैं कि जो रैपिड चेंजेस या रेडिकल चेंजेस जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से हुई है उसकी वजह से सोसाइटीज़ डिस्टेबलाइज हुई है, यानी कि सोसाइटी में स्टेबलाइजेशन ख़त्म हुई है। ये कहते हैं कि हमें इसकी बजाय प्रमोट करना चाहिए, ग्रेजुअल रिफॉर्म्स को प्रमोट करना चाहिए, हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए ट्रेडिशंस को और हमें प्रमोट करना चाहिए ग्रेजुअल रिफॉर्म। एडमंड बर्ग यकीन रखते हैं जो इम्पोर्टेंस है कम्युनिटी की और जो रोल है इंस्टीट्यूशंस का, इंस्टीट्यूशंस में ये कहते हैं फैमिली, चर्च या मोनार्की, इंस्टीट्यूशंस का इम्पोर्टेंट रोल रहता है ऑर्डर मेंटेन करने में, या जो अहमियत होती है कम्युनिटीज़ की वो उससे भी ऑर्डर मेंटेन होता है। और ये कहता है इंस्टीट्यूशंस का भी रोल रहता है ऑर्डर मेंटेन करने में।
Second, Roger Scruton, 1944 to 2020. Scruton was a British philosopher and political theorist who emphasized the importance of cultural preservation and national identity. He argued that aesthetic values such as beauty and preserving of cultural heritage are essential to social cohesion. Scruton's views on conservatism emphasized attachment to place, community and tradition. स्क्रूटन एक ब्रिटिश फिलोसफर एंड पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे। ये इम्पोर्टेंस देते थे कल्चरल प्रिजर्वेशन को, यानी कि जो कल्चर एक सोसाइटी में होता है उसको प्रिजर्व किया जाए, और जो नेशनल आइडेंटिटी होती है, जो एक कम्युनिटी की नेशनल आइडेंटिटी होती है, उसको प्रिजर्व किया जाए। ये आर्ग्यू करते हैं जो एस्थेटिक वैल्यूज़ होते हैं, एस्थेटिक वैल्यूज़ हम कहते हैं ट्रेडिशंस या कंटिन्यूटी, जो कल्चरल प्रिजर्वेशन होती है उसको हम एस्थेटिक वैल्यूज़ कहते हैं। उसमें आती है ब्यूटी। ये कहते हैं कि जो एस्थेटिक वैल्यूज़ होते हैं या कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व किया जाए, ये बहुत ज़रूरी होते हैं सोशल कोहेशन के लिए। मीन्स कि इसमें सोशल स्ट्रेंथ आती है या सोशल बॉन्डिंग स्ट्रेंथ हो जाती है। स्क्रूटन कहते हैं एक इंडिविजुअल को अपनी जगह से यानी कि अपनी प्लेस से अटैचमेंट होती है, या कम्युनिटी से अटैचमेंट होती है, या ट्रेडिशन से अटैचमेंट होती है। ये बहुत ज़रूरी होता है। की डिफरेंसेस बिटवीन लिबरलिज्म एंड कंजर्वेटिज्म। जो की डिफरेंसेस है, जो मेजर डिफरेंसेस है लिबरलिज्म और कंजर्वेटिज्म में, अब हम वो डिस्कस करेंगे। व्यूज ऑन चेंज। लिबरलिज्म advocates for progress and reforms. Liberals believe that societies should evolve through democratic means, with an emphasis on improving individual freedoms and rights. जो लिबरल्स का व्यू है चेंज पर, वो लिबरल्स कहते हैं कि सोसाइटी में प्रोग्रेस होना चाहिए सोसाइटी में, और रिफॉर्म्स चेंजेस होनी चाहिए सोसाइटी में। लिबरल्स बिलीव करते हैं कि जो सोसाइटीज़ है वो इवॉल्व होनी चाहिए थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि डेमोक्रेसी के द्वारा हमें इम्पोर्टेंस देनी है, हमें इम्प्रूव करना है इंडिविजुअल की राइट्स को या इंडिविजुअल के फ्रीडम को। कंजर्वेटिज्म प्रेफर्स ग्रेजुअल चेंज एंड preservation of existing institutions. Conservatives are skeptical of radical reforms, viewing them as potentially disruptive to social stability. जो कंजर्वेटिव्स है वो प्रेफर करते हैं ग्रेजुअल चेंज को, यानी कि वो चाहते हैं कि अगर चेंज होगी तो वो बस मिनिमल होनी चाहिए, यानी कि चेंजेस बहुत कम होने चाहिए, धीरे धीरे चेंज आनी चाहिए। और ये प्रिजर्व करते हैं एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स को। जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं लाइक फैमिली, चर्च या मोनार्की, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में होती है, कंजर्वेटिव्स होते हैं वो वरीड रहते हैं, वो कॉशियस रहते हैं अबाउट रेडिकल रिफॉर्म्स। वो रेडिकल रिफॉर्म्स के बारे में चिंतित रहते हैं या कॉशियस रहते हैं रेडिकल रिफॉर्म्स के बारे में। वो रेडिकल रिफॉर्म्स को वो ऐसे देखते हैं कि ये एक पोटेंशियली डिसरप्टिव है, यानी कि इससे सोशल स्टेबिलिटी बहुत बुरी तरीके से ख़त्म होती है। व्यूज ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। Liberalism prioritizes the individual, arguing that individual's freedom and autonomy are the foundation of a just society. जो लिबरलिज्म की व्यू है इंडिविजुअल पर, इंडिविजुअल को तरजीह देते हैं, फर्स्ट प्राइमरी तरजीह वो इंडिविजुअल्स को ही देते हैं। लिबरल्स आर्ग्यू करते हैं कि जो इंडिविजुअल की फ्रीडम है या इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी है वो फाउंडेशन है, वो बुनियाद है एक जस्ट सोसाइटी की। जस्ट सोसाइटी में हम कहेंगे जिस सोसाइटी में हक हो, जिस सोसाइटी में हक की बात की जाए, उस सोसाइटी में इंडिविजुअल या इंडिविजुअल की फ्रीडम एंड इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर हक होता है उस सोसाइटी की जो फाउंडेशन है, उस सोसाइटी की बुनियाद जो है वो कैसी रखा जाए, इंडिविजुअल को फ्रीडम दी जाए और फ्रीडम और इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी को इम्पोर्टेंस दी जाए, उसी से एक जस्ट सोसाइटी की फाउंडेशन होगी। कंजर्वेटिज्म emphasizes the society stresses the importance of traditions, hierarchy and communal values in maintaining social order. कंजर्वेटिव
इम्पोर्टेंस देते हैं सोसाइटी को। वो कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल चलते आ रहे एक कम्युनिटी में, एक सोसाइटी में, उनको वो इम्पोर्टेंस देते हैं। वो चाहते हैं कि ये भी कंटिन्यू रहे। और जो हायरार्कीज सोसाइटी में होती है, मीन जो अलग अलग इंडिविजुअल्स की अलग अलग पोजीशन होती है, अलग अलग पावर्स होते हैं इंडिविजुअल्स को, वो कहते हैं कि ये भी इम्पोर्टेंट है। समाज में ऑर्डर बरकरार रखने में बहुत इम्पोर्टेंट होती है ये ट्रेडिशन, हायरार्की एंड कम्युनल वैल्यूज़। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि लिबरलिज्म इंडिविजुअल पर फोकस करता है, ये पहली प्रायोरिटी इंडिविजुअल को देता है, ये इंडिविजुअल को प्राइमरी मानते हैं। लेकिन कंजर्वेटिज्म में सोसाइटी को इम्पोर्टेंस दी जाती है, सोसाइटी को प्राइमरी माना जाता है। रोल ऑफ गवर्नमेंट। Liberalism advocates for a limited government that protected individual rights but allow people the freedom to govern their own lives. Liberals generally believe in a democratic system that limits governmental power to encourage public participation. लिबरल्स की व्यू है गवर्नमेंट पर, यानी कि गवर्नमेंट का रोल क्या होना चाहिए। लिबरलिज्म फेवर करते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट को, जिसका काम होता है इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। इंडिविजुअल राइट्स में ये कहते हैं कि जो एक इंडिविजुअल के नेचुरल राइट्स है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, बस ये राइट्स गवर्नमेंट को या स्टेट को प्रोटेक्ट करने चाहिए। बाकी गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल नहीं रहना चाहिए इंडिविजुअल की लाइफ पर। मगर लिबरलिज्म ये कहता है कि गवर्नमेंट को अलाउ करना चाहिए पीपल्स को कि वो अपनी लाइफ फ्रीडम से जिए, यानी कि वो अपनी लाइफ को आज़ादी से जिए, वो अपनी लाइफ को खुद गवर्न करे। मीन्स जैसे इंसान को अपनी लाइफ गुजारना पसंद हो, वो वैसे लाइफ गुजारे। लिबरल्स जनरली बिलीव करते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, यानी कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए जो लिमिट करे गवर्नमेंट पावर्स को। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के पावर्स लिमिटेड होते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी एक अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी में लीडर्स को जवाब देना होता है अपने सिटीजन्स को। और ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को एनकरेज करना चाहिए, गवर्नमेंट को हिम्मत देनी चाहिए लोगों को कि वो पार्टिसिपेशन करे। Conservatism supports a strong government that upholds traditions and authority, ensuring social order. Conservatives may favor institutions like the monarchy or church to guide the political order. जो कंजर्वेटिव की सोच है रोल ऑफ गवर्नमेंट की तरफ, यानी कि गवर्नमेंट का क्या रोल रहना चाहिए, वो ये है कि ये सपोर्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। जितनी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी होगी या जितना स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगा उतना ही सोशल ऑर्डर मेंटेन होगा। कंजर्वेटिव जो है वो फेवर करते हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कि मोनार्की है या चर्च है। ये कहते हैं कि मोनार्की एंड चर्च जो है वो गाइड करता है पॉलिटिकल ऑर्डर को, यानी कि वो पॉलिटिकल ऑर्डर को मेंटेन रखता है थ्रू चर्च। एक इंडिविजुअल की फेथ या रिलीजन होता था वो चर्च ही डिसाइड करता था, और मोनार्की में किंग रूल करता था, तो उसमें जो किंग को अच्छा लगता था वैसे ही वो रूल करता था। वैसे ही कंजर्वेटिव का सोच भी है कि इसी से एक पॉलिटिकल ऑर्डर मेंटेन होगा। कंक्लूजन, both liberalism and conservatism ideology that have shaped political discourse for centuries. Liberalism prioritizes individual rights and progress, while conservatives emphasized traditions and social cohesion. Understanding these two viewpoints provides insights into the dynamic political landscape and the constant tension between change and continuity. कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं जो ये दोनों आइडियोलॉजीज है, लिबरलिज्म है या कंजर्वेटिज्म है, ये दोनों आइडियोलॉजीज ने पॉलिटिकल सिस्टम को शेप किया है सेंचुरी से, यानी कि सदियों से पॉलिटिकल सिस्टम को शेप किया है। लिबरलिज्म पहली तरजीह देते हैं इंडिविजुअल राइट्स को, इंडिविजुअलिज्म पर फोकस करते हैं और ये प्रोग्रेस चाहते हैं, मीन्स ये चेंज चाहते हैं। जो कंजर्वेटिज्म है वो इम्पोर्टेंस देते हैं ट्रेडिशंस को और सोशल कोहेशन को। जो कंटिन्यूटी होती है ट्रेडिशंस या कल्चर्स में एक कम्युनिटी या सोसाइटी में, वो ये उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, ये उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। और ये कहते हैं कि सोशल कोहेशन होना चाहिए, सोशल बॉन्डिंग होनी चाहिए और एक इंडिविजुअल को लव होना चाहिए अपनी कम्युनिटी के साथ। जब हम ये दोनों अप्रोचेस, जब हम ये दोनों आइडियोलॉजीज
अंडरस्टैंड करते हैं, इनके दोनों व्यू पॉइंट्स अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये हमें एक डायनामिक्स यानी कि एक ब्रॉडर नज़रिया पेश कराता है पॉलिटिकल सिस्टम के रिलेट। तो इन दोनों आइडियोलॉजीज में हम देखते हैं कांस्टेंट टेंशन चेंज एंड कंटिन्यूटी के दरमियान, यानी कि जो लिबरलिज्म है वो चेंज को प्रेफर करते हैं, वो चाहते हैं कि चेंज हो, वाइल कंजर्वेटिव्स चाहते हैं कि कंटिन्यूटी हो, जो ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं, जैसा सिस्टम चलते आ रहा है वैसा ही कंटिन्यू रहे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट।